शैतान फाउंडेशन व एहसास वुमन की ओर से कलम गुरुग्राम के इस वर्चुअल सत्र में मैं अंशु मेहरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सब ये जानते हैं कि देश और दुनिया इस समय कोरोना नामक महामारी के चपेट में है, पर अच्छी खबर ये है कि हमारा देश व दुनिया के कई दूसरे देश तेजी से वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन भारत और दुनिया के लगभग 30 शहरों में अपने साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के अभियान से जुड़ा हुआ है। कलम और इसी तरह के दूसरे कई आयोजन फाउंडेशन के ऐसे ही अभियानों का हिस्सा है। अपनी भाषा अपने लोग, ये विचार है जिससे कलम की गतिविधियां संचालित होती हैं। कलम का उद्देश्य नामचीन लेखकों और कलाकारों को अपने पाठकों और प्रशंसकों से सीधा संवाद के लिए मंच मुहैया कराना है। कोरोना के इस माहौल के चलते कलम के सत्र अभी वर्चुअल किए जा रहे हैं ताकि साहित्य प्रेमी अपने घर के सुरक्षित माहौल में साहित्य, कला और संस्कृति की अपनी बौद्धिक खुराक से वंचित ना रहें। हमें खुशी है कि कलम के इस सत्र में आज हमारी अतिथि के रूप में मौजूद हैं एक जानी मानी खुश मिजाज पत्रकार डॉक्टर शिल्पी झा। डॉक्टर झा ने एक टीवी पत्रकार और शिक्षाविद के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपके पास इन दोनों क्षेत्रों में 2 दशक से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर झा ने अपने करियर की शुरुआत भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध न्यूज चैनल आज तक के साथ की है। आप इस चैनल के लॉन्चिंग टीम का हिस्सा थी। बाद में आप एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल वॉइस ऑफ अमेरिका से जुड़ गईं और इसकी हिंदी प्रसारण सेवा के साथ वॉशिंगटन मुख्यालय में रहकर काम किया। आप शिक्षा, टीवी, पत्रकारिता, मीडिया अर्थशास्त्र और मीडिया रिसर्च पाठ्यक्रम जैसे क्षेत्र का एक जाना माना नाम है। एक स्तंभकार के रूप में भी आपकी खासी धमक है। आप कई वेबसाइटों के लिए नियमित तौर पर कॉलम लिखती हैं, विशेषज्ञ के रूप में टीवी शो में हिस्सा लेती हैं और फिलहाल टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की एक यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की अतिथि डॉक्टर शिल्पी झा से बातचीत के लिए एनसीआर एहसास वुमन और अपनी साथी आराधना प्रधान जी का आमंत्रित करती हूँ। आराधना जी की साहित्यिक सक्रियता से पूरा साहित्यिक जगत परिचित है। आप आखर और मुक्तागन जैसे साहित्यिक कार्यक्रम भी संचालित करती हैं। डॉक्टर झा और आराधना जी, आप लोग प्लीज इस सत्र को आगे लेके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी आपके इस विस्तृत परिचय के लिए। और हम सब जो है थैंकफुल हैं प्रभा खेतान फाउंडेशन के लिए कि वो सतत ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिनसे साहित्य में रुचि रखने वाले लोग घर बैठे सुरक्षित माहौल में अपने लेखकों से रूबरू हो सकते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर शिल्पी झा का आज के कलम गुरुग्राम के कार्यक्रम में। शिल्पी झा जी, आपको सबसे पहले तो मन पाखी के लिए जो आपकी पहली प्रकाशित कृति है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरा पहला सवाल जो है वो आपसे वो ये है कि आपकी किताब पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आपकी जो आवाज़ है उसमें समाज के कई ऐसी स्त्रियों की आवाज़ों की गूंज है जो खामोशी से अपने छोटे मोटे मसलों से समझौते करती हैं या उन अपने जो है उनसे परे जाकर छोटे बड़े फैसले निरंतर करती रहती हैं। आप ही के शब्दों में कहूँ तो एक समृद्ध रिश्ते में होकर भी आपने इस विषय को क्यों चुना? हालाँकि ये आपका एक ब्लॉग का कलेक्शन है, पर ये कलेक्शन इतना बड़ा है कि ये मुझे ये सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है कि आपने यही सब्जेक्ट क्यों चुना?
शिल्पी जी। आराधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस आयोजन के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए। प्रभा खेतान फाउंडेशन का भी आभार। अब आपके सवाल पर आते हैं। मुझे लगता है मैंने नहीं चुना इसको, इस विषय ने मुझे चुना। जब मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया था तो मैं उसको एक डायरी की तरह लेती थी। मुझे लगता था कि एक ऐसा विंडो है जहां पर आप बगैर इस बात की परवाह किए कि आप किसको क्या चाहिए, कौन क्या पढ़ना चाहता है, आप अपने मन की बात रख सकते हैं। और जब धीरे धीरे शुरू में हर हफ्ते एक बार लिखा करती थी तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि इतनी सारी औरतें जिनके बीच रहकर मैं बड़ी हुई, जो आज मेरे आसपास हैं, जिनको मैंने नौकरी के दौरान या घर में अपने अड़ोस में पड़ोस में देखा है, ये इतनी सारी औरतें इकट्ठा मेरे अंदर थीं। इस चीज का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं सोचना शुरू करती थी और हर बार कोई पात्र मेरे सामने आके साकार खड़ा हो जाता था। तो मुझे लगता था कि अच्छा, आप शायद मैं उस स्थिति में नहीं थी कि मैं तय कर सकूं। इन 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 पात्रों ने खुद को लिखवाया है और इन परिस्थितियों ने, केवल पात्र नहीं है किताब में, कहीं कहीं कहानियां हैं लोगों की, कहीं परिस्थिति है समाज की, या विद्रूप है वहां पे, या कुछ इस तरह का सामाजिक ताना बाना है जो जो जिसने बड़े सालों से हमें उलझा कर रखा है। और जब हम उसकी ओर से झांकते हैं तो हमको लगता है ये उलझन तो हमारे अंदर थी, जी। हमें नहीं पता था कि इससे बाहर निकलना इतना आसान है और इतना सरल है सब कुछ। तो इस तरह की चीजें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई कोई ऐसी कोई ऐसा एक आत्मिक संबंध था इन सारी स्त्रियों से और इन सारे पात्रों से कि वो एक एक करके खुद ही साकार होते चले गए। बिल्कुल। तो आपकी किताब के भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये किताब जो है इसमें शिल्पी जी ने औरतों के ज़िंदगी को बहुत ही गहराई से ऑब्ज़र्व किया है और उस उनके बारे में उनकी परिस्थितियों के बारे में छोटे-छोटे ब्लॉग्स हैं जिसमें वो उत्तर तो नहीं बताती लेकिन उनकी समस्याएँ जो हैं वो सामने रखती हैं। पाठक खुद अपने ढंग से, क्योंकि जैसे कहते हैं अपने-अपने राम, तो अपना-अपना उत्तर उसमें से आपको खुद ढूँढना होता है, जैसा कि हमारे जीवन में भी होता है। समस्या एक जैसी हो सकती है पर समाधान हम सबका अलग-अलग होता है। तो शिल्पी जी, सामान्य तौर से हम देखें, जैसे आपकी जो आपके कैरेक्टर्स भी जो हैं, जो कई रियल लाइफ से भी हैं, कई फ़िक्शनल भी हो सकते हैं। तो सामान्य तौर पर हम देखें तो अगर स्त्रियाँ मतलब पुराने समय से अभी तक में 3 हिस्सों में हम कह सकते हैं, दोनों एक्सट्रीम पर और एक मध्यम मार्ग में। तो जो ये सेक्शन है कि 3 तरह की होती हैं, वो तब से अब तक वही है, अनुपात बदले हैं। तो ये जो अनुपात बदल रहा है, जैसे पहले कहते थे कि स्त्री कहे में रहना चाहिए, पत्नी को कहे में रहना चाहिए, बेटियों को कहे में रहना चाहिए। तो ये जो अनुपात बदला है, इसका आप क्या असर देखती हैं अपने आसपास की दुनिया पर? क्योंकि आप यंग गर्ल्स, यंग बच्चों से भी जुड़ी रहती हैं, यंग जनरेशन भी आपके आसपास आपके स्टूडेंट के रूप में रहता है। तो आप किस तरह से इसको देखती हैं? ये अनुपात कैसे बदला है? दरअसल एक के बाद एक पीढ़ियां जो हम औरतों की आई सामने, हम लोगों को हमारे क्या हमको दान के तौर पर मिल रहा है जिसका हमको एहसान मानना चाहिए, और क्या हमारा अधिकार है, ये इस तरीके से वर्गीकृत करके दिया जाता रहा था कि हमारे अंदर उसको लेकर एक खींचतान मची रहती है। हमें नहीं पता कि अच्छा ये कौन सी चीज है जो सहज तौर पर हमारा है, जिसको हम हासिल कर सकते हैं, जिसको हम मांग सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज है कि देखो तुम्हारे आसपास किसी के पास नहीं है, तुम्हारे पहले की औरतों को नहीं थी लेकिन तुम्हारे पास है, तो तुम वहां आके थम जाओ, तुम इसके ऊपर क्यों सोच रही हो, इसके ऊपर क्यों जान रही हो। ये चीज, इस चीज को लेकर के मुझे लग रहा है हर पीढ़ी में एक सतत खींचतान चलती रही। जो चीज शायद हमारी हमारी माओ की पीढ़ी को बहुत मुश्किल से मिली, वो हमारे लिए आसान है। लेकिन कई ऐसी चीजें थी जो हमें लगा कि इसके इसके आगे आप सोच ही नहीं सकते हैं। ये जो आसमान है आपका, ये एक पूरी पीढ़ी ने अपनी बालकनी से झांककर उस आसमान को देखा, और हम आपको जमीन पर खड़े होकर के उस आसमान को नापने दे रहे हैं। इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं।
मुझे लगता है जो स्त्रियों की आजादी की जहां बात होती है, वो आजादी को आप वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, वो एब्सोल्यूट होती है और उसका एक ही प्रकार होता है। उसका एक प्रकार है अपने फैसले लेने की आजादी। तो वो आप मैं कोई सिमोन को पढ़ करके फेमिनिज्म मैंने नहीं सीखा, मैंने आसपास जीते हुए, बढ़ते हुए, सांस लेते हुए सीखा। और बहुत बाद में आकर के पता चला कि अच्छा, हमारे पहले की पीढ़ी में 100 साल पहले कोई कोई ऐसी स्त्रियां भी रहीं जिन्होंने इस तरह की बात कही, इस तरह के इस तरह का एक वातायन खोला कि अच्छा, स्त्रियों को इस ओर भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो अगर आपने उसे उसे अपना भला बुरा खुद सोचने की आजादी नहीं दी, तो वो कहीं ना कहीं बंधी हुई है। बिल्कुल। तो ये तो आपके मतलब एक सामान्य आपका विचार हुआ। अब मैं आपसे एक सवाल, जो आपके परिचय में कहा गया, आपने आज तक से यहाँ काम की शुरुआत की थी और उसके बाद आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन में काम कर रही हैं। और तो वो एक जो जर्नी थी आपकी, और जो यहाँ के माहौल में और वहाँ के माहौल में एक वर्किंग मदर का जो एक्सपीरियंस था, वो आपका कैसा था? मेरे लिए बहुत लंबी छलांग थी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं भारत से अमेरिका गई या भारत की नौकरी छोड़ करके अमेरिका गई। काफी कुछ निजी जिंदगी में बदला था। मैं शादी के बाद अमेरिका गई और वहां जाकर के मेरे जुड़वा बच्चे हुए और उसके बाद मैंने नौकरी शुरू की। तो बहुत सारी बाहरी बदलावों के साथ साथ बहुत सारे आंतरिक बदलाव थे। तो जब मैं वहां पर नौकरी करने के लिए जाती थी, जी। तो कितनी सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था। मेरे बच्चे 3 या 4 महीने के थे जब उनको जब उनको छोड़ करके मैं जाती थी। एंड मैं अपना ब्रेस्ट पंप साथ लेके जाती थी। मेरी रिपोर्टिंग की नौकरी थी, तो जो मेरा कैमरा किट और ट्राइपॉड होता था, क्योंकि वहाँ थोड़े अलग नियम कानून थे, तो हम अपनी शूटिंग भी खुद ही करते थे, हमारे साथ कोई नहीं होता था। वो कैमरा, ट्राइपॉड पर सब लेके जाते थे। तो मैं वो पंप अपना साथ लेके जाती थी। और मुझे कभी लगा नहीं था कि ये इस चीज के की मुझे उम्मीद की जानी चाहिए। तो एक छोटा सा कमरा था जहां मेरी 2 सहकर्मी थे हमारे हिंदी सर्विस की, जो लड़कियां थी। वो उसको दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी कि तुम यूज करो पंप अपना और हम खड़े रहेंगे। कुछ समय बाद हमें पता चला कि हमारी बिल्डिंग में एक पूरी फैसिलिटी है। पंपिंग सेंटर्स थे जहाँ पे कैबिन्स बने हुए थे, अरे फ्रिज था जहाँ का एक कोना आपके नाम पे लेबल करके रखा जाता था, जहाँ पे यू कुड स्टोर योर मिल्क एंड देन कैरी इट बैक। तो ये सारी चीजें बड़ी अद्भुत थी मेरे लिए। या इसके मैं दिन भर जहाँ शूट पे जाया करती थी, वहां पर अगर मैंने किसी के सामने जिक्र कर दिया, आयोजक के सामने, वो तुरंत एक कमरा खाली करवाते थे, वो तुरंत मेरे लिए कुछ इंतजाम करवा देते थे। तो वो चीजें वहां पे बड़ी सामान्य थी, जो शायद यहाँ पे नहीं है हमारे पास, और अभी तक नहीं है। क्योंकि आप उम्मीद ही नहीं करते हैं कि कोई कोई माँ जो है वो इतने छोटे बच्चों को लेकर के को छोड़ करके नौकरी करेगी, और वो भी ऐसी नौकरी करेगी कि वो सुबह निकलेगी तो उसको पता ही नहीं होगा कि वो शाम को आए। कब उस वापस स्थिति आए? में माँ से 2 ही उम्मीदें होती थी कि या तो भाई तुम करियर देख लो, बच्चे तुम्हारे कोई और पाल रहा है, वो फॉर्मूला मिल्क पे बड़े हो रहे हैं, या फिर तुम सब छोड़ करके घर बैठो। तो इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में क्रांति लेके जा जाती हैं, आपकी आपकी चीजों को इतना, आपकी राहों को इतना आसान बना देती हैं। जी। और तो ये सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा पीछे रह गए सोचने से। ऐसा नहीं है कि स्त्री और पुरुष जो है वो वहां नहीं है, पे पैरिटी वहां नहीं है, वहां पे स्त्रियों की जिम्मेदारी घर संभालना नहीं होती है। लेकिन शायद इतनी ज्यादा एक तरफा उनसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठे। लड़ाई वहां भी अपने स्तर की है और बड़ी लंबी लड़ाई है। मैं अभी कुछ कुछ समय पहले मैं पढ़ रही थी लीना सेठ के बारे में, जो भारत में जिनको हम विक्रम सेठ की माँ के तौर पे वैसे तो जानते हैं, लेकिन पहली जज, पहली जज थी किसी भी हाई कोर्ट हाई कोर्ट जज। की। और हमें नहीं पता था कि जब वो शादी के बाद लंदन गई, तो वहाँ उन्होंने लॉ की पढ़ाई लंदन में की, अपने पति के साथ वो गई। उन्होंने लॉ केवल इसलिए चुना था क्योंकि एक वही विषय था जिसके लिए उनको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो घर में रह के पढ़ सकती थी। और जब वहां पे करीब 500 जो उनके साथ के लड़के थे, लड़कियां भी थी कुछ, उनके बीच में रह के उन्होंने जब टॉप किया वहां बार के एग्जाम में, तो अखबारों को बड़ी निराशा हुई कि इतने सारे लड़कों के रहते हुए कोई लड़की, और वो भी एक बच्चे की माँ, टॉप कर गई। तो अखबारों को वहां पे बड़ी निराशा हुई थी।
तो ऐसा नहीं है कि वहां पे भी अपने स्तर की लड़ाइयां हैं और बड़ी गहरी हैं। हमने हमने शेरिल सैंडबर्ग को पढ़ा है हाल फिलहाल, उनकी किताब जो लीन इन है वर्किंग मदर्स के बारे में, और बहुत चर्चित रही। उसमें वो लिखती हैं कि पर्सनल चॉइसेस आर नॉट दैट पर्सनल। हम कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, वो तो पढ़ी लिखी है, हमने उसके ऊपर दबाव नहीं डाला, वो नौकरी कर रहे चाहे छोड़कर घर बैठे, उसकी पर्सनल चॉइस थी। लेकिन किसी भी पर्सनल चॉइस के पीछे समाज का दबाव काम करता है। आपसे क्या उपेक्षा या आपसे क्या अपेक्षा की जाती है एक स्त्री के तौर पर, एक माँ के तौर पर, वो कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन में वो रहता है, और उसमें रहते हुए आप उस पे आप अपना फैसला लेते हैं। तो निजी फैसले इतने भी निजी नहीं होते हैं जितना निजी बोल करके हम हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं कि अरे नहीं, वो तो पढ़ी लिखी है, उसका निजी फैसला है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आपने जो नाम लिया सिमोन का, मैं उस पर भी आने वाली थी कि एक फॉर्मूला तो पूरी दुनिया में लागू हो नहीं सकता। समाज इतना इतर है हर जगह का कि हम वहाँ सिमोन की बातें यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी लड़ाइयाँ हैं, सबका अपना अपना संघर्ष है। पर एक जो धारणा बनी हुई है हमारे समाज में कि अगर आप अपने छोटे से घर में सुखी हैं, इसका ये मतलब हुआ कि आप दूसरी नारियों के प्रति जो है संवेदनहीन हैं, या आपको उनकी सुख या दुख से कोई मतलब नहीं है। आपको ये कहने के लिए स्पेस ही नहीं दिया जाता कि आप भी एक फेमिनिज्म, जो भी आप फेमिनिस्ट कहें, फेमिनिज्म कहें, औरतों के लिए सोचना, मैं एक ये टर्म यूज करूंगी कि औरतों, दूसरी औरतों की अच्छाई की, आजादी के बारे में सोचना, कि उसके लिए आपको मतलब यू आर नॉट इक्विप्ड टू डू दैट, बिकॉज आपका पेट भरा है तो आप नहीं किसी भूखे की आप तड़प नहीं समझ सकते। तो ये एक बहुत बड़ी धारणा है जिसको मैंने आपकी किताब पढ़ते पढ़ते देखा कि मतलब ये टूट रही है धीरे धीरे। हिंदी जगत में भी कई ऐसी लेखिकाएं हैं जो इस बात पे काफी बहस होती है कि कौन लिख सकता है इस सब्जेक्ट पर और कौन नहीं लिख सकता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या जरूरी है उस यातना से गुजरना, उस यातना को समझने के लिए, जो भी यातना जिनके बारे में हम लिखते हैं? ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं देखा कि एक भूखे ने दूसरे अपना खाना दूसरे भूखे को दिया। हर बिल्कुल। हमेशा किसी न किसी भूखे का जो खाना है वो किसी ऐसे इंसान की तरफ से आता है जिसके जिसके पास अपनी हैसियत से ज्यादा, जो अपनी अपनी अपने पेट से ज्यादा जिसके पास रह गया है, वही बांटने की सोचता है। दुनिया की हर क्रांति जहाँ पे कोई ना कोई जहाँ जो किसी किसी भी लिहाज से आप देख लीजिए, जो हैव नॉट्स हैं, उनको इस बात का एहसास दिलाना कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, इस काम की शुरुआत उन्होंने ही की जो हैव्स वाले वर्ग से थे। उन्होंने देखा और बोला अरे हमारे हमारे पास ये सब है, इस एक तबके के पास क्यों नहीं है। तो ऐसा तो ये सोचना बहुत गलत है। दूसरी बात ये, जैसा आपने कहा कि हर किसी का हर किसी का अपना एक अपने दायरे में हर किसी के नए के बड़े सपने हैं, उनको एक कदम और आगे बढ़ाना है, उनको और देखना है इसके बाद क्या है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्त्री बहुत सुखी परिवार में है, और हमारे यहाँ सुखी होने का बहुत बहुत संकुचित मतलब है कि सुखी का मतलब कि आपके माता लिमिटेड पिता ने आपको लिमिटेड। पढ़ा के, आप हाँ आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पास घर है, आपकी गृहस्थी है, और आप सुखी हैं। तो एक आप मुझे लगता है समाज को और पुरुषों को अपने सवाल बदल के पूछना चाहिए स्त्रियों से। मुझे लगता है बहुत 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 ये बिल्कुल। बहुत जरूरी वक्त आ गया है जब आप अपने सवाल बदलिए, क्योंकि आप जो एक से सवाल पूछ रहे हैं ना, इसलिए आपको एक सा जवाब मिल रहा है। जब मैंने अपनी 75 साल की सासू माँ को ये पूछा कि आप अपने चुनाव के दम पे क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखकर बिना पलक झपके ये नहीं कहा कि अरे भाई भरा पूरा परिवार है, बेटे बहुएं हैं, बेटियां हैं, दामाद हैं, इतने बच्चे हैं, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए, अफसर पति थे, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला मैं जज बनती। अच्छा। और मैंने उनको दोबारा देखा और मैंने कहा जज या वकील? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वकील झूठ बोलते हैं, जज न्याय करता है, मैं जज बनती। और ये वो स्त्री है जो 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी, उनकी शादी हो गई, वो इम्तिहान नहीं दे पाई। शादी।
है ना। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, बहुत कुछ पाया, लेकिन उनके लिए किसी और ने ये निर्धारित किया कि उनको क्या पाना चाहिए। बिल्कुल एक एक बिल्कुल एक एक बिल्कुल। लेख है इस किताब में, तो आज आप क्या होती माँ, जहाँ पे मैंने ये सवाल किया है कि एक बार अपनी माँ से जरूर पूछिएगा कि अगर 17 18 16 17 साल की उम्र में नाना ने चप्पल वप्पल घिस करके पिता को या अब मेरे पिता को नहीं पा लिया होता, तो आज आप क्या होती। हो सकता है वो कुछ और होती और असीम संभावनाएं होती। तो आप अपने सवाल बदल के पूछिए ना। आप डर डर के एक ही सवाल पूछते हैं तो एक सा जवाब मिलता है कि इस तरह की स्त्रियां सुखी हैं, उस तरह की नहीं है। आप जो जो जिस स्त्री ने एक भरे पूरे परिवार में तिजोरी की चाबी भी अपने पास रखी और हर चीज हर किसी के साथ निभा दिया, आप उसको जब आप आपको लगता है कि उसको और क्या चाहिए, उस वक्त तो ऐसा ही क्या होता है। चाहिए। उस स्त्री से आप अलग तरह का सवाल पूछिए ना, उससे वो पूछिए जो वो बताना चाहती है। क्या उसको पीछे मुड़कर किसी बात का अफसोस नहीं होता है? बिल्कुल होता होगा। मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों को अफसोस नहीं होता होगा, या उनके ऊपर जो परिवार चलाने का दायित्व था उसकी ओट में या उसकी आड़ में उनके कुछ सपने नहीं मरे होंगे, लेकिन तो भी काफी हद तक बहुत मामलों में चुनाव का हक उनके पास रहा। एक बृहद सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो उन्होंने काफी कुछ चुना अपने, राइट। स्त्रियों के पास नहीं था वो अधिकार। और एक और चीज है, अगर आप देखें तो एक पूरी पीढ़ी की स्त्रियां हमारे समाज में इसलिए स्कूल गईं क्योंकि आजादी के बाद जो नया नया मध्य वर्ग अफसरों का वर्ग था, उसको पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए थी। 80 साल पहले बाबा नागार्जुन कह गए कि जैसे बोलता सुग्गा ग्राहक खींचता है, वैसे जो पढ़ती हुई लड़की है वो अच्छे वर को खींचती है। एक बार वर मिल गया, उसके बाद किताब कॉपियां जो है वो बक्से में पैक हो जाती हैं। ये मेरे ख्याल में बलचनवा में है ये पंक्तियां। 80 साल पहले उन्होंने लिखा था और आज भी है। एक एक पूरा वर्ग, मुझे लगता है हमारी पीढ़ी की पूरी लड़कियां जो हैं वो बीए के बाद एमबीए और इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में इसलिए डाली गई क्योंकि फैशन जो है, अब जो शादी का जो बाजार है उसमें डिमांड अब बीए एमए लड़कियों की नहीं थी, अब वर्किंग प्रोफेशनल्स की थी, जो कल को जरूरत पड़े तो नौकरी भी कर ले और परिवार को जरूरत पड़े तो छोड़ भी दे। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी वही रही है लड़कियों के लिए। करियर ऐसा चुनो कि दोनों को बैलेंस कर पाओ, नौकरी ऐसा करो कि कल को छोड़ के बैठो तो कम बैक भी कर पाओ। तो ऐसा नहीं था कि उन लड़कियों को इसलिए माँ बाप ने डाला। एक एक पूरा जनरेशन, एक पूरा लॉट में कहूंगी स्त्रियों का इसलिए स्कूल गया क्योंकि शादी शादी के लिए जरूरी था। फिर वो कॉलेज गया क्योंकि शादी के लिए जरूरी था। फिर वो प्रोफेशनल डिग्री लेके नौकरियां करने गया क्योंकि वर्किंग लड़कियों की डिमांड ज्यादा है। और कहीं इसी मतलब इसी घटनाओं के क्रम में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लड़कियों ने सपने ज्यादा देखने शुरू किए? आर्थिक स्वतंत्रता मिली और वो बहुत बड़ी बात है। वो उसने सबसे बड़ी चीज जो आती है उससे वो आत्मविश्वास आता है। जो चीज आप घर खर्च में आर्थिक के पैसे, घर खर्च के पैसे जो आपने बचा लिए और आपने उसको उससे आप उससे आपने काम चलाया, जब जरूरत पड़ी परिवार को तो आपने वो सामने रख दिया। उसके मुकाबले जब आपने अपने कमाए हुए जो पैसे हैं उसको उसको खर्च करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के हाथ में पैसे आए तो वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बाजार की ओर दौड़ पड़ी, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने गर्व बिल्कुल। से दिया कि नहीं, ये परिवार की जरूरत के लिए हमारी ओर से है। हाँ, और धीरे धीरे सपने बड़े हुए। हाँ, इस विषय पर भी आपकी बहुत ही सुंदर 2-3 कहानियां इस कलेक्शन में है। कमाती हुई लड़की की माँ और या लड़की की कमाई, कुछ इस बेटी तरह की की कमाई, हाँ बिल्कुल कहानी। बिल्कुल, तो बेटी मैं की एक कमाई नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक आपका एक अंश पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले एक और सवाल करूंगी जो कि इस बातचीत से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा कि पहले जमाने में कम उम्र में शादी हो जाती थी, उसके पहले जमाने में एक मतलब विधवा का एक बहुत ही कष्टप्रद जीवन होता था, उसके पहले सती प्रथा होती थी। तो ये सब जो है मतलब नारी के प्रति सामाजिक अत्याचारों में गिना जाता है। आज आप कहती हैं अपनी किताब की शुरुआत में ही कि आप डरिए क्योंकि उन्होंने आपसे डरना छोड़ दिया है। ठीक है। तो अब जो हम देखते हैं स्त्रियों के प्रति अत्याचार में एक विभत्सता देखते हैं,
उसकी क्या वजह है? कहीं ना कहीं हमने, एक तो ये है कि जब 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 भूकंप आता है तो बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं। ये एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, इंदिरा गांधी राजीव गांधी ने कहा था, जी हाँ, जी। ये बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं तो भूकंप आता है। आता तो है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नहीं, जब ये उल्टी बात है, आप राजनीति में कच्चे हैं, जब भूकंप आता है तब बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं। तो ये है कि जब जब आपने बिल्कुल ही टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया, जब अर्थ के क्रस्ट में जब वो पूरी तरह से वो एक शिफ्ट हो गया, तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। तो मैं कहूंगी स्त्रियों के प्रति जो हिंसा है वो इसलिए बढ़ी क्योंकि एक उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी। तो पहले जो चीज, अब आप चारदीवारी के अंदर जब थी तो वही चीजें आप भुगतते थे अपनों के हाथों। हम्म। खैर, ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां अपने घर में बड़ी सुरक्षित थी या सुरक्षित फिर थी, बड़े हाँ। घूंघट करके भी सुरक्षित थी, ऐसा नहीं है। तो आपने भुगता, लेकिन जब आप सड़क पर गए और आपने पब्लिक प्लेसेस में गए, आप तो आपने वही चीज, जब 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 वहां पे जब ये सारे अत्याचार हुए तो आपने आवाज उठानी शुरू की, और हर एक की आवाज दूसरे की आवाज बनी। मैं ये कहती हूँ कि लड़कियां अकेली नहीं निकली, वो टिड्डियों की तरह निकल गई हैं। वो इतनी सारी हैं कि आप किस किस को रोकेंगे, आप किस किस को दबाएंगे। राइट। दूसरी चीज, समाज बदला है, जो एक्सपोजर है वो बदला है, और ये बहुत दुखद है। हम लड़कियां, जब मैं कॉलेज में थी, आप कॉलेज में रही होंगी, तो हमें पता था कि हम शाम के बाद बाहर नहीं निकल नहीं सकते। निकल हम सकते। लड़कियों ने शहरों की कहानियां नहीं लिखी, इससे बड़ी विद्रूपता और क्या होगी, और साहित्य का इससे बड़ा एक तरफा न्याय क्या होगा कि शहरों के ऊपर जितनी किताबें लिखी गई उसमें लड़कियों ने कभी भाग नहीं लिया। लड़कियों ने अंदर की दुनिया देखी, बाहर का संसार उनसे अछूता रह गया। लेकिन उस समय मुझे नहीं याद है कि कोई किसी भी साथ के लड़के को मैंने कोई गाली या कोई बुरा शब्द निकालते सुना हो। खासकर लड़कियों के सामने तो वो परहेज रखते थे, वो अपने आप में चाहे जो करते हो। अब कैंपस के अंदर टीचर्स के, प्रोफेसर्स के आसपास मुझे नहीं याद है कि कभी उनको इस तरह से कुछ बोलते सुना हो मैंने। आजकल मैं कैंपस में होती हूँ और मैं देखती हूँ अगल बगल के लड़के हमें नजरअंदाज कर एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते हुए निकल जाते हैं, और उनको लगता है कि बहुत सहज है। और लड़कियां भी करती है, ये बड़ी अद्भुत बात है। उनको लगता है शायद ये जो हम बोल रहे हैं, ये इसमें पावर है, क्योंकि लड़कों को उससे पावर मिलती थी, वो इस तरह की बात बोल के निकल जाते थे, तो शायद वो एक पावर स्टेटमेंट बन गया कि हम अब शब्द बोल लें और निकल जाएं। तो उस वजह से, या फिर जो एक्सपोजर है, जो मीडिया का एक्सपोजर है, सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, उसकी वजह से हिंसा, शाब्दिक हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ी। राइट। राइट। बलात्कार को लेकर के मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि हमारे पास कोई कंपैरेटिव डेटा नहीं। हाँ 10 साल बिल्कुल। पहले तो शायद 2% केस दर्ज होते होंगे, कितने आते थे, ऐसा नहीं है कि बलात्कार नहीं होते थे। हाँ। लेकिन शाब्दिक हिंसा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोई किसी को भी कहीं पे भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोल के निकल जाता है, क्योंकि उस तकनीक ने उसको हक दिया है। एक्सपोजर की बात आपने सही कही कि एक तो एक्सपोजर है, और उसमें से भी उसमें चुनाव करने के लिए कि किसका असर हम अपने ऊपर लें और किसका असर ना लें, इसकी भी मतलब कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। और अगर आप एक बड़े पर्दे पर एक बड़े कलाकार को कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं, तो वो अपने आप जस्टिफाई कर लेते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। पर सबसे बड़ा फर्क है कि उसका किया हुआ 2.5 घंटे में खत्म हो जाता है, आपका आपका किया हुआ आपके साथ जिंदगी भर रहता है। तो बिल्कुल। ये एक्सपोजर की बात तो है ही। तो मैं इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना एक जो सबसे पसंदीदा अंश है किताब का, वो पढ़ के हमारे हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। ये शुक्र है किताब मेरे पास है। अ, आपने अभी बेटी की कमाई की बात की थी। जी।
दरअसल इस किताब में से किसी एक अंश को चुन पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत बहुत सारी चीजें हैं। मैंने मैंने मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं लिखने बैठी कि भाई हमारे फिल्में जो हैं बॉलीवुड, उसमें बॉलीवुड में गाने बनते हैं। बॉलीवुड दो ही चीजों के लिए, दो ही तरह के गाने बने हैं बॉलीवुड में, एक प्रेम गीत है और दूसरे दोस्ती के गीत है। लेकिन लड़कियों की दोस्ती के ऊपर एक भी गाना नहीं बना। अच्छा। और हीरो की को हमने इस कसौटी पे हमेशा नायकों को अपने चुना है कि भाई जब प्यार और दोस्ती में से किसी एक को चुनना हो तो तुम दोस्ती को चुनोगे। हमने हमेशा अपने फिल्मों में नायकों को इसी कसौटी पे उनको कसा है कि जब भी दोस्ती और प्यार की बात आती है तो आप उसमें हमेशा प्यार प्यार को पीछे रख दीजिए। मतलब लड़की जो है वो तो पीछे है, आप हमेशा दोस्ती को चुनिए। और जितने भी गाने बने हैं वो सब लड़कों की दोस्ती के बारे में है, लड़कियों के की दोस्ती के बारे में एक भी नहीं है। इसी तरह बेटी की कमाई की बात करते हैं कि भाई बेटी को आपने पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन उसकी कमाई माँ बाप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो इस्तेमाल करेंगे उनका जो पूरा इंटेंशन है बेटियों को पढ़ाने के लिए वो संदिग्ध हो जाएगा। भले ही लड़के, तो मैं वो वाला अंश पढ़ना चाहती हूँ, बेटी की कमाई जिसकी बात आपने की। पता नहीं कौन कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है या कौन से धर्मगुरु कह गए, लेकिन सामाजिक मान्यताओं की सूची में जिन बातों का जिक्र भी कुफ्र माना जाता है, बेटी की कमाई उनमें से एक है। पीढ़ियों की कंडीशनिंग ने बेटियों के माँ बाप के लिए अपराध बोध की जो फहरिस्त बनाई है, बहुत सारी है। पहले तो ये कि आपने बेटी पैदा कर दी, उस उन्हें जिन बातों पर शर्मिंदा होना सिखाया है, बेटी की का कमाया धन उसमें काफी ऊपर दर्ज है। किसी होनहार लड़की के स्वाभिमानी माता पिता को सरेआम अपदस्थ करना हो तो उनसे उनकी बेटी की कमाई के इस्तेमाल के बारे में पूछ लीजिए। इस देश में लोग अपनी 2 नंबर की कमाई का प्रदर्शन भले ही छाती ठोक कर ले, लेकिन बेटी से मिले एक छोटे से तोहफे का जिक्र उन्हें तमाम तरह की कैफियतें ढूंढने पर मजबूर कर देता है। बेटी की कमाई को मेडल बनाकर दुनिया भर में उसका प्रदर्शन करने वालों ने बेटियों की कमाई को पाप का ऐसा जामा पहना दिया कि बेचारे बेटियों के माँ बाप सिर उठाकर उसके बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। हमारे बेटे ने कार खरीद कर दी है, कस्बे की कीचड़ भरी सड़कों पर दंदना कर चलाएंगे, लोगों को पता तो चले कि हमारा इन्वेस्टमेंट अब कैसे रिटर्न्स देने लगा है। अब तो बेटा हमारा कमा रहा है, हम तो काम छोड़ने के मूड में हैं। पजामे को घुटनों तक चढ़ाकर आराम से पीठ खुजाएंगे और दूसरों की बेटियों में नुक्स निकालेंगे। बस बेटी की कमाई को हाथ लगाना हराम हो गया, नहीं तो क्या अंतर रह जाएगा जी बेटे के बाप और बेटी के बाप में। मतलब फायदा क्या हुआ हमारा बेटा पैदा करने में। मैंने नौकरी पेशा कुंवारी लड़कियों के माता पिता को उसकी कमाई वफादार मुनीम की सी तत्परता से बैंक में जमा करते देखा है, जैसे शादी के बाद उसकी पाई पाई का हिसाब उसके ससुराल वालों को देना उन्हें किसी किस्म के अपराध से माफी दे देगा। बेटी की सफलता दरअसल कोयल के अंडे होते हैं, सेवे कोई और नाम किसी और का हो। तो ये एक है। और ये हम कमाने वाली बेटियों की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे एंड पर है वो मैं पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा है। आधी आबादी का निर्माण। अपने ईश को पाने के लिए, अपने दीन की राह में, अपने सत्य की तलाश के लिए पुरुष छोड़ते आए हैं अपना घर, अपना परिवार, अपने लोग। हर वो रिश्ता जो सत्य संधान और उनके बीच बाधा बनकर आ सकता है, बिना पीछे मुड़े मोह के सारे बंधन एक झटके में तोड़कर चले गए। फिर उन्होंने पा भी लिया अपना सत्य, अपना प्रभुत्व। नए धर्म गढ़े, नए पंथ जोड़े। उन्होंने कहे हजारों शब्द, हर एक शब्द पत्थर की लकीर, जिसे अपना अंतिम सत्य मानने वाले लाखों अनुयायी भी जुट गए। लेकिन प्रथम पुरुष की छाया से जन्मी, आदम की पसली से गढ़ी गई किसी औरत ने कभी कोई धर्म नहीं गढ़ा।
कोई स्त्री नहीं सिरज पाई किसी पंथ को, नहीं दिखा पाई कोई राह मुक्ति की आस लगाए अनुयायियों को। औरतों ने नहीं रची रचाएं आयतें वर्सेस। स्वर्गारोहण के मार्ग में सुमेरु की तलहटी में सबसे पहले पांचाली के ही तो पैर फिसले थे। परिवार और प्रजा के प्रति आसक्त द्रौपदी की चाहतों की सीमा से कितना परे था सशरीर स्वर्ग में प्रवेश का सौभाग्य। कुछ दे सकने के लिए काफी कुछ छोड़ना पड़ता है, और कहाँ छूट पाती है औरतों से कभी उनकी एक सी दिनचर्या। कोरी भावुकता से भरी औरतें जाने क्यों परिवार की अनगिनत जवाबदेहियों को भी जंजीर नहीं मानती। फिर कैसे मिलती होगी स्त्रियों को मोक्ष, मुक्ति, त्राण? कैसे पार कर पाती है वे वैतरणी? कयामत के रोज किस उम्मीद की चमक ला पाएगी फैसले का इंतजार करती उनकी आंखें। घर और बाहर के बीच संतुलन बिठाने की सतत कोशिश के बीच तो मुक्ति और निर्वाण जैसे शब्दों को याद रखना भी जटिल। चौके की उमस में, बच्चों के पोतड़ों में, जूठे बर्तनों के ढेर में भी क्या भगवान आ सकते हैं कभी? जरूर आ सकते हैं, बल्कि आना पड़ता है उनको, आते रहे हैं वो। स्त्रियां चूंकि मुक्ति के लिए पलायन नहीं करती, तभी शायद वे देख पाती हैं छोटी छोटी चीजों में अपना ईश। परीक्षा के दुर्दम्य क्षणों में भी मन्नतों के धागे बन जाते हैं उनकी जिजीविषा को जीवित रखने की सबसे मजबूत कड़ी। एक छोटे से ताबीज में वे ढूंढ पाती हैं विश्वास का अथाह सागर। आना होता है ईश्वर को उन तक उसी रूप में जिनसे उनकी पहचान है। हो न हो, वैतरणी के पार का एक रास्ता रसोई के धुएं, बच्चों की हंसी और परिवार की जरूरतों से होकर भी जाता है। बहुत सुंदर शिल्पी, बहुत ही अच्छा। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो किताब है मन पाखी, जो कि एक कलेक्शन है ब्लॉग्स की, वो आप सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से भेजी जाएगी। तो आप सब अपना पोस्टल एड्रेस मुझे या प्रभा खेतान फाउंडेशन को, जिससे आपको इनवाइट आया है, उस पर ज़रूर भेज दें। और साथ ही एक और सरप्राइज है कि हर किताब के अंदर एक बुकमार्क होगा जिस पर इस किताब की 2 लाइनें लिखी होंगी। उसमें से एक लाइन है जो अगर आपकी किताब में निकल जाती है, वो बुकमार्क आपकी किताब में निकल जाता है, तो आप उस प्रकाशन से एक और किताब क्लेम कर सकते हैं। तो शिल्पी, आप बता दें कि कौन सी वो लाइन है, फिर हम बातचीत की को आगे बढ़ाते हैं। असल में प्रकाशक जी ने ये बुकमार्क भेजे थे, और कुछ समय हो गया जब उन्होंने इस प्रतियोगिता की बात कही थी। तो मैं इन सबको यहाँ रख रही हूँ और इनमें से एक चुनूंगी। ये सभी की सभी पंक्तियां लगभग मेरी मेरी पसंदीदा है, और मैं एक इसमें से पढ़ लूंगी यहाँ पे। ये है, और बल्कि ये बड़ा पसंद है मुझे। काफी पहले ये पंक्तियां मैंने लिखी थी, और आज तक मुझे लगता है कि ये एक 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 पंक्ति में अगर आप स्त्रियों की मन की बात जानना चाहते हैं तो वो ये है: गलत सोचते हैं पुरुष की औरतें उनकी सहमति लेकर आजाद होना चाहती हैं। वे तो बस इतना चाहती हैं कि बंधे रहने का फैसला भी उनका अपना हो। बहुत सुंदर। तो तो ये आप लोग याद कर लें, कलर का तो है ये। इस पंक्ति को याद कर लें, और जिनके पास ये निकलेगा वो एक और किताब उस प्रकाशक की ले सकते हैं। तो हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और एक ये आपने हिंदी सिनेमा की बात की, तो जैसे हम देखते हैं साहित्य जिस तरह से साहित्य में जिस तरह से औरत का एक बदलाव आया उसके मतलब देखने में, उसको समझने में, वैसे ही हिंदी सिनेमा में भी उस तरह से आया है। जैसे अगर आप साहब बीवी गुलाम याद करें, तो मीना कुमारी जी पूछती हैं कि मैं क्या करूं, सारे दिन मैं यहाँ बैठी हुई, आप शाम को चले जाते हैं। तो उसका जवाब देते हैं उनके शौहर के, गहने तुड़वाओ गहने बनवाओ। उसके बाद आता है गाइड, जिसमें वहीदा रहमान जी देवानंद से एक थप्पड़ खा के कहती हैं, थप्पड़ मारेगा तो क्या, प्यार भी तो वही करेगा। उसके बाद आता है अभिमान, जिसमें एक आन की बात हो जाती है कि वो मेरे से आगे कैसे जा सकती है। बीच में भी बहुत सारी पिक्चर्स आई, लेकिन 90s 80s जो है वो ज़्यादातर मसाला
सिनेमा के लिए जाना जाता है जब तक कि ये अर्थ वगैरह नहीं आते। तो एक बिल्कुल अभी की जो फ़िल्म है थप्पड़, जिसमें उस लड़की को ऐतराज़ सिर्फ़ इस बात पे है कि मतलब वो क्यों? थप्पड़ क्यों? बिल्कुल। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस की तो बात है ही, लेकिन कहाँ सीमा ख़त्म होती है आर्ग्यूमेंट की और कहाँ शुरू होती है सीमा डोमेस्टिक वायलेंस की, और कहाँ तक आपको लगता है कि ये समझौते के लायक बात है? और आपको लगता है कि मतलब जैसे लोग कहते हैं कि घर बचाने के लिए ये करो, तो आपको क्या लगता है? अब इस जनरेशन में ऐसी लड़कियां हैं जो घर बचाने के लिए, जिनके लिए घर का या अपने बच्चों का ये कि बच्चों को एक ऐसा घर दे जिसमें सुकून हो, या फिर हम अपने टर्म पे उनको अलग लेके सिंगल मदर बन जाएं। तो ये जो ट्रेंड अभी शुरू हुआ है सिंगल मदर का, आप कैसे देखती हैं? ये समाज के लिए अच्छा है, बुरा है, कि एक जरूरी बदलाव है? मैं बहुत खालिस परिवारवादी हूँ और मुझे लगता है परिवार बचे रहने चाहिए, लेकिन किसी एक के टूटने के कॉस्ट पे नहीं बचे रहने चाहिए। औरत जहाँ खड़ी होगी वहां घर बना लेगी, लेकिन जब औरत ही टूट जाएगी तो उस घर का कोई क्या कर लेगा। तो मुझे लगता है हर किसी के टूटने की एक सीमा होती है, कोई बाहरी उसको उसको गाइड नहीं कर सकता है। हर किसी के पास एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, जहां से वापस लौट पाना उसके लिए संभव नहीं है। किसी का पहले ट्रिगर में हो जाता है, किसी को सालों लग जाते हैं। तो आप उसको कोई कोई रूल बना करके आप उसको नहीं आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब स्त्री को ये लगे कि उस रिश्ते में वो खुद का सम्मान करना भूल गई है, और जब उसको ये लगे कि उस रिश्ते में विश्वास नहीं रहा है, सम्मान नहीं बचा है, हम्म, तो मुझे लगता है उसके बाद उसको जोड़ के रखने का कोई फायदा नहीं है। अब इसको कोई कैसे डिफाइन करेगा, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है प्यार जो है वो शादीशुदा जिंदगी में प्यार आनी जानी चीज होती है। आप हर वक्त उस इंसान को उसी इंटेंसिटी से प्यार करते नहीं रह सकते। हम्म, तो आप अपने ही पति को अपने बहुत सालों के वैवाहिक जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब आप सिर्फ सम्मान और भरोसे के बल पर दिन काटते हैं। प्यार नहीं रहता है, फिर होता है, फिर जाता है। अलग अलग फेज होते हैं, वक्त आपकी परीक्षा लेता है। पर जिस दिन सम्मान नहीं रहे, उस दिन वो रिश्ता, उसके बाद उसको ढोते रहने का कोई फायदा नहीं। ये बहुत ये और मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी गृहस्थी, अपनी रिश्ते के नियम कानून खुद बनाने चाहिए। लेकिन टूटी हुई स्त्री अ, कभी भी एक पुख्ता घर नहीं बना सकती है, ना उसको बचा सकती। तो जिस दिन स्त्री के टूटने की नौबत आ जाए, उस दिन घर टूट जाए, वो बेहतर है। और इसमें आपको ये लगता है कि इसमें ज़्यादा इसलिए हो रहा है ये सब क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता है स्त्रियों के पास आज ज़्यादा, कि पहले भी ऐसा होता होगा पर ये सोच के कि एक तो पितृधन नहीं है, आपने कुछ इनहेरिट आप कहाँ नहीं किया जाएंगे? है, बिल्कुल। आप कमाती नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगी? तो आप कहाँ आज अगर ये स्वतंत्रता मिल गई है तो आज के लिए तो ठीक है, पर आज के जो बच्चे इस माहौल से निकल कर आगे आएंगे, खैर वो तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एक अधूरापन लेकर वो आगे जाएंगे। तो ये अधूरापन लड़का भी ले जा सकता है, लड़की भी ले जा सकती है। तो लाजमी है कि इस पे कुछ ना कुछ असर का आगे चल के पड़ेगा आने वाले दिनों में। आपने एक अब चूंकि सोशल इसकी दुनिया मीडिया पर आपने एक लाइन शेयर की थी अभी कुछ दिनों पहले कि जिन स्त्रियों ने अपना खुद का कमरा पा लिया है उनको चाहिए कि अपनी माँ का कोना भी संवार दें। तो ये मतलब मैं समझ नहीं पाई थी पूरी तरह, तो मैं यही सोच रही थी जब आपसे बातचीत होगी तो मैं सबके सामने ही ये सवाल करूंगी ताकि सब इस बात को समझे कि ऐसा क्यों लिखा आपने। हम हमारी माएँ, जैसे मैंने कहा कि जिस आसमान को अपनी खिड़की से देख पाती थी, हमारे लिए वो पूरा आसमान उन्होंने उन्होंने मुहैया करा दिया, हमारी माँओं ने, हमारे पिताओं ने। हम आगे बढ़ गए, हम मतलब लड़कियां आगे बढ़ गई, पढ़ लिख गई, करियर बन गया। हमारे माँ बाप कहीं पीछे छूट गए।
और किसी भी विमर्श में अगर आप बीते हुए कल की स्त्री को नहीं ला पाती हैं उस प्लेटफॉर्म पे, तो जब जब उस स्त्री विमर्श का कोई फायदा नहीं है जिसमें वो पहली स्त्री ना हो, वो पहली स्त्री जो आपकी माँ है या आपके आसपास जो माएँ हैं। तो जब आपने वो माँ जो पूरी जिंदगी सिर्फ इस उम्मीद में लगी रही, गृहस्थी में, घर में, परिवार में, अपनी पढ़ाई छोड़ करके, अपना करियर भूल करके, कुछ ने किया, लेकिन तो भी हमारी माओ की जिंदगी अगर वो करियर वाली भी थी तो भी हमारे मुकाबले बहुत मुश्किल रही थी। अगर आप स्त्री का कोना या स्त्री का कमरा, स्त्री का निजी कमरा, जिसको हम प्रथम स्वर कहते हैं स्त्रीवाद का या स्त्री विमर्श का, हमारे पास अगर मिल गया हो, तो हम क्या कुछ भी नहीं बदल सकते अपनी माँ की जिंदगी की? कुछ एक अधूरी ख्वाहिश, कुछ एक चीज जो वो अब पाना चाहती हो, कोई एक पढ़ाई जो वो पूरी करना चाहती हो, कोई एक, कितनी सारी स्त्रियों को हम आजकल मैं अपने आसपास देखती हूँ जिन्होंने जिनकी माओ को लगा कि अरे हमने पूरी जिंदगी बिता दी, हमने पैसे नहीं कमाए, हम क्या करते हैं, हम लड्डू बड़ा अच्छा बनाते हैं। और जब पूरी तरह भौतिक समाज है आपका और वो कर रहा है और हर हर चीज, हमने आज तक तो स्त्रियों की मेहनत पे प्राइस टैग लगाया नहीं, राइट। ठीक है। लेकिन अगर आप उसी से सफलता को मानते हैं, हम अपनी सफलता किस चीज से मानते हैं? हम कमा के घर ला रहे हैं। जस्ट बिकॉज हमारी माओ ने जो काम किया वो उसके ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं था, उसका किसी ने मोल ही नहीं जाना। तो क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अपनी माओ को की जो इतनी सारी अधूरी ख्वाहिशें थी उसको पूरा करने के लिए कर सके? अगर आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं और उनको उनका जो वक्त है उनको नहीं संवार रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं अपनी बुनियाद के साथ। हाँ, और ऐसा भी जैसे हमारी माँओं के जनरेशन में आपकी या हमारी, तो ऐसा नहीं था कि सारे जो थी वो सब होम मेकर्स थी, कई बिल्कुल प्रोफेशनल्स थी, पर उसमें भी उन्होंने कभी एक शायद उनको ये सिखाया गया था अपने ऊपर खर्च करना गुनाह है। बिल्कुल। तो उसमें वो प्रोफेशनली साउंड होते हुए, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होते हुए भी मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने देखा हो कि किसी ने खुद के लिए कुछ बहुत बड़ा किया हो। वो आगे बच्चों के लिए, परिवार के लिए ही करती रही हैं। तो बहुत सही कहा आपने शिल्पी जी कि हमें जो है सिर्फ आगे नहीं देखना चाहिए, एक बार मुड़ के पीछे भी देखना चाहिए। शायद यही सिखाएगा हमारे आगे के जनरेशन को कि पीछे मुड़ के देखना भी कितना ज़रूरी है। तो मैं अपने दर्शकों से आग्रह करती हूँ, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप वो शिल्पी जी से पूछ सकती हैं, और आप इनबॉक्स में अपने सवाल टाइप कर सकती हैं और मैं उनको पढ़ के शिल्पी जी तक पहुंचा दूंगी। और तब तक शिल्पी जी, आपका जो एक्सपीरियंस है आपके स्टूडेंट्स के साथ, एक ब्लॉग आपने उसके ऊपर भी लिखा है कि वो कहती हैं कि क्या बुरा था कि वो सलमान से शादी कर लेती। थोड़ी बिल्कुल। ये मैंने लिखा था, बल्कि एक बार क्लास में चर्चा हुई थी कि कुछ भी हो सकता है, हमने टॉपिक रखा था और उसमें किसी ने कहा कि जब अभिषेक को ऐश्वर्या मिल सकती है तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? ना वो सुपरस्टार और मिस वर्ल्ड और ये फ्लॉप एक्टर। और इससे मिला जुला मेरे ख्याल में इससे मिले जुले दो लेख हैं वहां पर। एक इन शीशे की चप्पलें या शीशे की छत, हम कहते हैं कि भाई सिंड्रेला की तरह आप शीशे की चप्पलों के पीछे पड़ेंगे या जो ग्लास सीलिंग की हम बात करते हैं उसको लड़कियां तोड़ेंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि लड़कियों के लिए अभी भी सारी जो उनकी जितनी भी सफलता है उसको मापने का एक ही पैमाना है, क्या बस यही है कि वो अपने से ज्यादा कमाने वाला लड़का अपने लड़के से शादी करे, या उसका कोई और भी महत्व है? और दूसरा एक और लेख है, द्रौपदी को चाहिए भीम। अच्छा। कभी भी भीम जो है उनको द्रौपदी मिल गई, भीम के ऊपर एक राक्षसी आसक्त हुई और उन्होंने उसको पत्नी बनाया, और दूसरा द्रौपदी उनको मिल गई क्योंकि उनका छोटा भाई उसको जीत करके लाया और पांचों भाइयों ने बांटा। क्योंकि बिल्कुल। किसी भी पिता के लिए अपनी अपनी द्रौपदी जैसी जिसकी जिसकी बेटी होगी, वो चाहता है या तो चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की वो पत्नी बने ताकि वो साम्राज्ञी बने, या जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे अर्जुन, उनकी पत्नी बने। भीम किसी की भी विश लिस्ट में नहीं थे।
बावजूद इसके एक जो है वो कॉम्प्लेक्स में आके पूरी जिंदगी, चूंकि उनको भाइयों से बांटना पड़ गया अपनी पत्नी को, वो पूरी जिंदगी वन वन भटकते रहे, शादियां करते रहे। दूसरे के पास जब वो गई अज्ञातवास के दौरान और उसने कहा कि भाई देखो ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, तुम मुझे बचाओ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ दिन की बात और है, तुम बर्दाश्त कर लो क्योंकि हम अज्ञातवास में हैं। तो भीम एक ऐसे पति थे। और जब हम आप याज्ञसेनी पढ़िए, जो किताब है प्रतिभा रॉय की प्रतिभा राय की, हम्म। उन्होंने कहा कि वो इकलौता है जो प्यार करवाना भी जानते हैं और प्यार पाना भी जानते हैं। वो लड़कर अपना हक लेते हैं और पत्नी के लिए भी समाज से लड़ लेते हैं। तो पत्नी को कैसा पति चाहिए? उसको वैसा पति चाहिए जो उसके लिए हर किसी से लड़ ले और उसकी इज्जत को अक्षुण्ण रखने की कोशिश करे, या वैसा पति चाहिए जिसको समाज की मुहर मिली हो, जिसको समाज का स्टैंप मिला हो कि भाई ये बड़ा सक्सेसफुल और एलिजिबल बैचलर है। तो ये दो चीजें हैं कि स्त्रियों और लड़कियों के माँ बाप कहते हैं कि भाई जितनी बार इसकी तनख्वाह बढ़ती है हम डर जाते हैं कि अब इसके लायक लड़का कैसे लेके आएंगे। मतलब लड़कियों के लिए लड़का अभी भी वही लायक है जो उससे ज्यादा कमाता हो। तो ये दो जो बड़ी अजीब सी बात है जो चलती आ रही है, जाने कब तक चलती आएगी। तो ये दो अनुभव थे। तो मैं जब लड़कियों से बात होती है, और मुझे ये बहुत शिद्दत से एक चीज लगती है कि हमने एक पूरी पीढ़ी की लड़कियों को जो लड़का बना के पालने की जो गलती की है, बहुत बड़ी। वो परिवार पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। हम्म। आप मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम हमारा बेटा हो, और मैं तो कभी नहीं कहूंगी कि भाई, मुझे लगता है इसके बजाय अगर हमने लड़कों को लड़कियों की तरह पाला होता तो शायद परिवार जो है वो कुछ समय तक, कुछ पीढ़ियों तक और बचे रहते। हर वो चीज जो शुरू होती है कभी ना कभी खत्म होती है। ये जो परिवार का हमारा आज का डेफिनेशन है, जब वो खत्म होगा तो शायद कुछ और निकले, और उम्मीद करेंगे कि बेहतर निकले। लेकिन जिस तरह की के पारिवारिक स्ट्रक्चर को, ढांचे को अभी आज की डेट में हम मान्यता देते हैं, पूरी पीढ़ी को नहीं पता कि घर कैसे चला सकते हैं, दो लोग मिलके कैसे फैसले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक को झुकना नहीं सिखाया और दूसरे को भी आपने तनना सिखा दिया। जबकि शादीशुदा जिंदगी जो है वो दो ऐसे लोगों का मेल है जो भूलना और माफ करना जानते हैं। तो ये चीज जो आपको दोनों को सिखानी चाहिए थी, आपने जो जिस एक को आप सिखाते आ रहे थे और उससे आप बहुत ज्यादा अनुचित दबने की या हर चीज को मान लेने की अपेक्षा करते आ रहे थे, आपने उनको कहा नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है। वो दूसरे को भी नहीं सिखाया, तो दो तने हुए लोग कहाँ से कुछ मिल के जोड़ पाएंगे? तो टूट जाएंगे। सही बात है। और ये सिर्फ कमाई में मतलब जैसे अर्निंग में नहीं होता है कि ज्यादा अर्न करे लड़का। आजकल ये भी है कि लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ लिख गई हैं तो भी लड़के नहीं उनके लायक माँ बाप को पसंद आते हैं कि उनसे कम पढ़े लिखे लड़के से कैसे शादी की जा सकती है। तो ये सब मेरे ख्याल से जब चर्निंग होती है तो विसंगतियां निकलती हैं और फिर कुछ अच्छा बन के सामने आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ बन के सामने आएगा ज़रूर। और मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसे सवाल आए नहीं हैं। अगर आए हैं तो आप प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड कर दें। नहीं तो मैं शिल्पी से एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आपका जो निजी जीवन जो रहा है उसमें आपने अपने चॉइस की, आपने अपने ढंग की पढ़ाई लिखाई सब की, और अब आपके पास जो जुड़वा बच्चे हैं उसमें एक बेटी है और एक बेटा है। तो आप उसमें किस तरह से बैलेंस करती हैं? क्या उनको मतलब इक्वल चॉइस तो ज़रूर ही देती होंगी, उसमें तो कोई दो मत है नहीं। पर जहाँ तक जैसे अभी हमने बातचीत की कि लड़कों को भी ऐसा सिखाना चाहिए, अभी फॉर्मेटिव इयर्स हैं उनके, तो हाउ डू यू मैनेज अ बॉय एंड अ गर्ल? अब मैं, चूंकि मेरे लिए थोड़ा सा नया था एक लड़के को पालना, क्योंकि हम केवल बहनें हैं और मैं एक बस लड़कियों के परिवार में बड़ी हुई। तो शुरू शुरू के वक्त में जैसे बेटे ने कुछ कहीं मार पिटाई कर ली, छोटा सा था, किसी से लड़के आ गया, तो मुझे लगता था मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, तो ये लड़के आ गया और ऐसे कैसे। तो मुझे फिर समझाया गया, पति ने कहा नहीं नहीं लड़के ऐसे ही होते हैं और ये जेन्युइन वो है। एक चीज जो मैं करती हूँ वो बहुत ज्यादा बातें करती हूँ, बहुत ज्यादा कहानियां सुनाती हूँ, बहुत ज्यादा मैं शायद इस मामले में बहुत अच्छी माँ नहीं थी उस वक्त की।
बच्चे को जैसे जैसे माएँ बहुत संभाल के पालती हैं, ऐसे कंघी, ऐसे कपड़े, वैसे बिल्कुल बच्चे हमेशा प्रेजेंटेबल रहे, घर प्रेजेंटेबल रहे। मैं उस मामले में थोड़ी कच्ची थी, और वहां पे बल्कि थोड़ा सा अलग तरह का रोल था। बच्चों को वो वाली परवरिश उनके पिता ने बहुत ज्यादा दी, और मैं जैसे मैंने कहा, जब मैं बच्चे 4 महीने के थे, जब मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका में नौकरी शुरू की, मेरे माँ बाप थे अमेरिका में उस वक्त छुट्टी लेकर के, ताकि वो मदद कर सके मेरी। और मेरे पति ने 2 साल घर से काम किया, और जब हम भारत लौट के आए और मैंने ब्रेक लिया अपने करियर में, तो काफी महीनों तक मेरा बेटा सिर पटक के रोता था कि ये माँ क्यों घर में है और पापा क्यों ऑफिस जा रहे हैं। और तब शायद कहीं एक अपराध बोध हुआ, और मैंने कई सालों का ब्रेक लिया था कि नहीं, मुझे अब मीडिया में वापस नहीं जाना, और मैं टीचिंग में आई। तो एक चीज जो हम उनको सिखाते हैं वो ये है कि कोई भी खाना बना सकता है, कोई भी झाड़ू लगा सकता है, कोई भी। लॉकडाउन के दिनों में 14 साल के बच्चे हैं, 3 महीने तक बर्तन मेरे बेटे ने धोए, और वो कहता था कि ठीक है, आप छोड़ दीजिए और आप सुबह देखिएगा, मैं रात को कभी भी पढ़ते पढ़ते धो दूंगा। बट वो बर्तन धोता था और साफ करता था। दूसरी बात, स्त्रियों के बारे में बहुत सारी चीजें मैं अपने बेटे के साथ शेयर करती हूँ। वो उनके पीरियड्स हो या उनके बायोलॉजिकल साइकिल हो, मैंने कभी भी इस चीज का भेद नहीं रखा घर में कि अच्छा उसके कपड़े उधर छुप रहे हैं, बेटियों के कपड़े अलग रखे जा रहे हैं, माँ के कपड़े अलग रखे जा रहे हैं, और वो उस पर नजर ना पड़े घर के पुरुषों की। तो वो सारी चीजें, कुछ चीजें जो है वो हम लोग बहुत खुलकर बात करते हैं और बहुत ज्यादा स्वाभाविक बना करके रखा है। और मुझे उम्मीद है, मैंने उसको एक बार कहा था, मैंने कहा था कि बीच में कहीं एक ट्रेंड चला था, जब स्त्रियां पिक्चर्स अपने पोस्ट कर रही थी कि मैं एक ऐसे बेटे को बड़ा कर रही हूँ जो बिल्कुल। हाँ, जो स्त्री जिसके साथ आपकी बेटी महफूज से रहे, खुश महफूज रहे। रहेगी। हाँ। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं तुमको देख करके तुम्हारा जवाब जानना चाह रही हूँ इससे। तो उसने देखा मेरी तरफ और मेरी आंखों में देख करके कहा कि हाँ। तो हम बड़ा मजाक करते हैं इस चीज को लेकर कि तुम्हारी ज्यादातर जो मित्र हैं वो लड़कियां हैं। और तो उसने पूछा इसमें कुछ गलत है? मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनकी माएँ जो है वो ये चीज फील करती हैं कि उनकी बेटियां तुम्हारे साथ बातचीत करती हैं, अगर आधी रात को भी, तो भी वो महफूज है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और चॉइस नहीं है, चॉइस दोनों के पास नहीं है। बेटी के पास ये चॉइस नहीं है कि ठीक है, तुमको जो पढ़ना है पढ़ो, कल को हम अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी कर देंगे। तो बेटी को भी इस चीज के बारे में बार बार हम उससे बात करते हैं कि भाई कल को माँ बाप हर किसी की जिम्मेदारी बनते हैं, और बुढ़ापे में एक वक्त आता है जब बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, और जितना हम तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे उतने ही तुम्हारे भाई के होंगे, ना कम ना ज्यादा। तो इस चीज को हमेशा ही ध्यान में रह के आगे बढ़ना, क्योंकि एक एक जैसी परवरिश है, एक जैसा चुनाव है, और एक जैसी जिम्मेदारियां हैं तुम दोनों की। बिल्कुल। तो शिल्पी जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए एक बार फिर से, और एक बहुत खूबसूरत बातचीत के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ कि जल्द आपकी दूसरी किताब भी आएगी, मैं अब बुलाना चाहूंगी शुक्ला जी को कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत मजा आया डॉक्टर अच्छा जी। झा। डॉक्टर झा, बहुत मजा आया। आराधना जी, बहुत मजा आया आप दोनों की बातचीत सुन के। और मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन ऑफ एनसीआर की ओर से आप दोनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल बहुत रोचक रही और बहुत यादगार बन गई है। हम इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोतागणों के लिए भी बहुत धन्यवाद करते हैं, और अपने प्रायोजक श्री सीमेंट और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण के भी आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।